बरसात में कबूतरी का सोने का अंडा। वृंदावन में कबूतरी अपने सोने के अंडे को अपने पंखों की गर्माहट में सेंती हुई इस बात का इंतजार करती अपने घोंसले में बैठी हुई थी कि बरसात कब थम जाएगी। पिछले 3 दिनों से लगातार बरसात बरसती ही जा रही है। कल को अंडे से मेरे बच्चे बाहर निकल आए तो मैं उन्हें खाने के लिए क्या आहार दूंगी। यूं दिन रात कबूतरी बस इसी सोच में डूबी रहती, क्योंकि उस जंगल के बुजुर्ग ज्योतिष हाथी ने कहा था कि उसका होने वाला बच्चा इस जंगल की रखवाली करने वाला एक मसीहा बनने वाला है। और ये बात उसके दिल में घर कर गई थी। मादा कबूतरी की समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपने सोने के अंडे को देख इस बात के लिए खुश हो या फिर इस बरसात की वजह से उसका आहार नहीं ला पा रही इस बात के लिए दुखी हो। पर अगले दिन बरसात जैसे ही थम गई, कबूतरी की जान में जान आई। धन्य हो उस वरुण देवता का जिन्होंने थोड़ा समय तो दिया। अब जल्दी से जाकर आहार लेकर आ जाती हूँ, इससे पहले कि बरसात शुरू हो जाए। ऐसा मन ही मन सोचकर मादा कबूतरी आहार लाने के लिए घोंसले से बाहर निकली। पर जब वो आहार का संग्रहण कर रही थी, अचानक से तूफानी हवाएं चलनी शुरू हो गई। कबूतरी तुरंत अपने घोंसले वापस लौटना चाहती थी, पर वो वापस आ ही नहीं पा रही थी। आंधी उसके विपरीत दिशा से तेजी से आ रही थी, जिस कारण मादा कबूतरी आगे बढ़ ही नहीं पाई। और दूसरी ओर तेज हवा के चलते पेड़ से उसका घोंसला और घोंसले से सोने का अंडा दोनों ही गिरकर पानी में बहने लगे। और नदी के बहाव में बहते बहते सोने का अंडा दूर कहीं चित्रकूट जंगल तक पहुंच गया। और इस बहाव के दौरान ही सोने के अंडे से नन्हा सा कबूतर बाहर निकला। सुनहरे रंग में चमचमाता सुंदर सा नन्हा कबूतर जंगल में अपने नन्हे कदमों से चलने लगा। चूंकि वो कोई और जंगल था, कोई भी जानवर कबूतर को जानता नहीं था। हाथी, खरगोश, हिरण सभी सुनहरे कबूतर को देख तो रहे थे, पर कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा था। यूं रोता हुआ नन्हा सा कबूतर कौवी, तोती और कबूतरी के पास जा रहा था। पर उस जंगल में रहे बाकी पंछी उस सुनहरे कबूतर को देख उसकी खिल्ली उड़ाकर हंस रहे थे। तुम कबूतर हो? लगता है तुम्हें कोई बीमारी है। यूं दूसरे जात के बाकी पंछी उससे देख कह रहे थे। और उनमें से एक कबूतर ने उसे देख कहा, क्या तुम कबूतर हो? पर तुम हम जैसे नहीं हो, लगता नहीं कि तुम कबूतर हो। ऐसा कहकर उस जंगल के सभी पंछी ने सुनहरे कबूतर को खुद से दूर रखा। बेचारा सुनहरा कबूतर जंगल में अकेला ही भटकने लगा। चित्रकूट के महाराज और वृंदावन के महाराज के बीच बहुत अच्छी दोस्ती थी। दोनों महाराज जब भी मिलते आपस में अपने जंगल के बारे में सामंजस्य से चर्चा करते। पर ये चालाक लोमड़ी को बिल्कुल पसंद नहीं था। वो बस हमेशा यही सोचती कि उन दोनों के बीच दरार आ जाए। अगर इन दोनों में इतना समझौता होगा तो मुझे आहार कैसे मिलेगा? मुझे इन दोनों जंगल के बीच युद्ध करवाना होगा, जिसमें कई जानवर अपनी जान गंवाएंगे और मुझे भरपूर आहार मिलेगा। ऐसे वो कुटिल योजना बना रही थी कि तभी चित्रकूट के मृगराज से लोमड़ी के लिए एक सूचना आई। दौड़ती भागती चालाक लोमड़ी मृगराज के गुफा जा पहुंची। क्या बात है लोमड़ी जी, आजकल बड़े तेवर में दिखती हो। ऐसी कोई बात नहीं मृगराज। हमारी महारानी ने खीर बनाई है, लो। खीर? मृगराज, मुझे खीर, मिष्ठान जैसे पदार्थ कुछ ज्यादा भाते नहीं हैं। भला तुम्हें खीर क्यों पचेगी? इसे ले जाओ और वृंदावन के महाराज को दे आओ। यूं मृगराज ने उसे आदेश दिया। तुरंत चालाक लोमड़ी खीर लेकर वहां से वृंदावन जंगल जाने के लिए निकली। रास्ते में नदी किनारे बूढ़ी कबूतरी बैठी हुई थी। हे वन देवता, आप आइंदा कभी इस धरती पर नहीं आओगे। आप कपटी हो, आप वहीं ऊपर रहो। यूं रुदन करती हुई कबूतरी आसमान की ओर पत्थर फेंकने लगी। लोमड़ी ने उसे ऐसे करते देखा, फिर सोचा
कि भला मुझे क्या लेना देना इससे, और वो सीधे वहाँ से वृंदावन के मृगराज के पास जा पहुँचा। आओ आओ लोमड़ी जी, ये आप क्या लेकर आई हैं? ये दरअसल मृगराज ने आपके लिए भेजा है। सच, मृगराज को मुझ पर कितना स्नेह भाव है। मृगराज, वो नदी किनारे बैठी बूढ़ी कबूतरी कौन है? बड़ी ही अजीब हरकतें कर रही है। वो दरअसल हाल में जो बरसातें हुई थी, तब उसने अपना नन्हा सा बच्चा पानी के बहाव में खो दिया। तब से वो बस वन देवता को कोसती रहती है। अगर वो सुनहरा कबूतर होता तो हमारे जंगल के लिए हितकारी साबित होता। यो सारी सच्चाई मृगराज ने उस चालाक लोमड़ी को सुना दी। खैर छोड़ो, उस कबूतरी के विषय में क्या बात करना। तुम भी थोड़ा खीर खा लो। खीर? नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए, यूं लोमड़ी ने डरते हुए कहा। क्या बात है लोमड़ी जी, आप तो ऐसे घबरा रही है जैसे मैं आपको विष खाने के लिए बोल रहा हूँ। मैं आपको और क्या बताऊं मृगराज जी, सत्य तो ये है कि इस खीर में विष मिलाया हुआ है। लोमड़ी के ऐसा कहते ही मृगराज ने झट से कटोरी को नीचे पटक दिया। हाँ मृगराज जी, मैं सच कह रही हूँ। दरअसल हमारे मृगराज की नजर आपकी इस जंगल पर है, इसीलिए इस खीर में उन्होंने जहर मिलाया है। मुझे धमकी दी है कि अगर मैं आप तक ना पहुंचाऊं तो मुझे मार डालेंगे। यूं मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए लोमड़ी मृगराज के चरणों में गिर गई। मृगराज को जैसे ही इस सच का पता चला, उनके पैरों तले धरती में कंपन हो गई। हे राजदूत, तुम्हें मारना मैं अपमान समझता हूँ। जाओ और जाकर कह दो अपने मृगराज से, मैं युद्ध के लिए सिद्ध हूँ। यूं गुस्से में आए मृगराज ने गर्जना कर दी और गुफा में वापस चले गए। लोमड़ी की चाल सफल हो रही थी। इस बात को लेकर वो मन ही मन बहुत खुश हो गई और फिर वो तुरंत वहाँ से चित्रकूट जंगल चली गई। मृगराज, आपके प्यार से दिए खीर को वृंदावन के मृगराज ने ठुकरा दिया। महारानी के बारे में भी उन्होंने बहुत बुरा भला कहा। ऐसे मृगराज से भला मेरी दोस्ती कैसे हो सकती है? कहा कि युद्ध के लिए सिद्ध होने के लिए कह दो। यूं अनाप शनाप बातों को जोड़ जोड़ कर उस चालाक लोमड़ी ने मृगराज को बता दिया। मृगराज को इस बात का बहुत गुस्सा आया। क्या सच में उसने ऐसा कहा है? मेरी दोस्ती को इतनी तुच्छ नजर से देखता है वो? तो ठीक है, मैं भी युद्ध के लिए तैयार हूँ। यूं गुस्से में बेबाक होकर गुर्राता हुआ शेर अपने गुफा में चला गया। अब उसे ढेर सारा आहार मिलेगा, ये मन ही मन सोचकर खुश होती हुई लोमड़ी वृंदावन जंगल की ओर निकल पड़ी। दूसरी ओर जहाँ बाकी सारे पंछी आपस में खेल रहे थे, वहीं सुनहरा कबूतर अकेला जंगल में घूम रहा था। मेरे साथ ये सारे पंछी मेरे रंग की वजह से ही खेल नहीं रहे। मैं अगर इन सुनहरे पंखों को तोड़ दूं, तो मैं भी इन सभी पंछी के साथ खुशी खुशी खेल सकता हूँ। ऐसा ठानकर सुनहरा कबूतर नदी किनारे चला गया और वहाँ पर उसने अपने सारे सुनहरे पंखे तोड़ तोड़ कर पानी में बहा दिए और फिर से जोरों की बरसात शुरू हो गई। पर अचानक हवा का रुख बदला और नदी का सारा पानी उल्टी दिशा में बहने लगा, जिससे हुआ यूं कि पानी में जो सुनहरे पंखे बह रहे थे वो सब बहते हुए वृंदावन जंगल पहुंच गए। वहां पर वृंदावन के मृगराज अपने महामंत्री हाथी के साथ युद्ध की नीति के बारे में चर्चा कर रहे थे। उन्हीं के पास जाकर सुनहरे पंख पहुंचे। नदी किनारे बैठी उस बूढ़ी माँ कबूतरी ने जैसे ही सुनहरे पंख देखे, वो पहचान गई कि ये उसके नन्हे कबूतर के ही पंख है। सोने के पंख, सोने के पंख, मेरा बेटा जीवित है। ये मेरे बेटे के पंख है। खुश होती कबूतरी नदी का बहाव जिस ओर से आ रहा था उसी का अनुसरण करती हुई किनारे से चलती चलती दूसरी ओर जाने लगी। पूरे वृंदावन जंगल में ये खबर फैल गई कि नदी के बहाव में सुनहरे पंख आ गए हैं और यही खबर फैलते फैलते मृगराज और महामंत्री हाथी तक जा पहुंची। नदी के बहाव में सुनहरे पंखों के आने का क्या मतलब है महामंत्री? राजशास्त्र की बात की जाए तो अगर शत्रु मृगराज ने सुनहरे पंख भेजे हैं
तो इसका मतलब उनसे कोई गलती हुई है और वो क्षमा याची है मृगराज। जब बात यहाँ तक आ पहुँची है तो अब क्षमा मांगने का क्या फायदा। जल्दबाजी ना करे मृगराज, थोड़ा संयम से सोचे। ये खबर किसी राजदूत के द्वारा ही मिली है। महामंत्री के ऐसा कहते ही मृगराज थोड़ा शांत होकर इस विषय पर सोचने लगे। उस भारी बरसात में नदी के किनारे से चलती चलती मादा कबूतरी चित्रकूट जंगल पहुंची और आखिरकार वहां पर अपने नन्हे कबूतर से मिल पाई। बेटा, मेरा बेटा, मैं तेरी माँ हूँ। यूं माँ कबूतरी ने अपने बच्चे को सारी सच्चाई बताई। नन्हे कबूतर ने भी सारी बात जान ली और वो अपनी माँ के वापस मिलने पर बहुत खुश था। फिर वे दोनों साथ वृंदावन जंगल वापस लौट गए। बरसात के थमने के बाद दोनों जंगल के महाराजों ने मिलकर एक बैठक बुलाई और शांति से आपस में बातचीत की। और जब बातों में उन्हें पता चला कि इन सब के पीछे उस चालाक लोमड़ी का हाथ था, तो दोनों मृगराजों ने मिलकर उस लोमड़ी को मौत के घाट उतार दिया। मादा कबूतरी अपने नन्हे सुनहरे कबूतर को लेकर हाथी के पास गई और उन्हें सारी बात बताई। जिसे जब होना होता है वो तभी होता है। आज तुम्हारे सुनहरे नन्हे कबूतर के कारण ही कई जीव जाने से बच गए। अब इसे विजयी होने से कोई नहीं रोक सकता। यूं हाथी ने उन्हें आशीर्वाद देकर भेज दिया। चालाक लोमड़ी जो अपने आहार की आस में थी, वो खुद किसी का आहार बन गई थी। उन दोनों जंगल के मृगराज ने आपस में ये तय कर लिया कि वो किसी तीसरे की बात को कभी नहीं मानेंगे। और फिर उस जंगल में मादा कबूतरी अपने सुनहरे कबूतर के साथ सुखी जीवन बिताने लगी।